हेलो, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जियो एनर्जी एजुकेशन में। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। पिछले वीडियो में या पिछली क्लास में अपन ने अध्ययन किया था स्थानांतरित कृषि के बारे में। और स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कर्तन एवं दहन कृषि, स्थानांतरित कृषि, बुश फैलो कृषि या आदिमकालीन निर्वाह कृषि। और फिर इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना गया है। ठीक है, तो उसके बारे में अपन ने यहाँ पर चर्चा कर ली है। आज अपन बात करेंगे गहन जीविका कृषि के बारे में, यानी गहन जीविका जो कृषि है उसके बारे में। तो बी नंबर का हमारा पॉइंट रहेगा ये, गहन जीविका, गहन जीविका कृषि। और गहन जीविका कृषि को दो भागों में बांटा गया था। एक है चावल प्रधान, चावल प्रधान गहन जीविका कृषि, चावल प्रधान गहन जीविका कृषि। और दूसरा है चावल रहित, चावल रहित गहन जीविका कृषि। चावल प्रधान है यानी मुख्य फसल कौन सी रहेगी? चावल रहेगी, उनमें चावल नहीं रहेगी। तो गहन जीविका कृषि को दो भागों में बांटा गया है, चावल प्रधान गहन जीविका कृषि, चावल रहित गहन जीविका कृषि। वापस से हेडिंग लगाइए, वापस से हेडिंग हो गई हमारी चावल प्रधान गहन जीविका कृषि, कृषि। इसमें आप लिखिए, इसमें प्रमुख फसल, इसमें प्रमुख फसल चावल होती है। इस कृषि में जो प्रमुख फसल है वो कौन सी होती है भाई? चावल होती है। ठीक है, आगे इसमें लिखिए, यह कृषि सघन जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में की जाती है। सघन जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में की जाती है। इसमें खेतों का आकार छोटा होता है। खेतों का आकार कैसा होता है भाई? छोटा होता है, क्योंकि जनसंख्या घनत्व कैसा है? बहुत ज़्यादा है। जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा तो खेत भी क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे। तो खेतों का आकार क्या होता है? छोटा होता है। प्रमुख फसल कौन सी होती है? चावल होती है। ठीक है, आगे इसमें एक बात और लिख सकते हैं, इस कृषि में कृषक का संपूर्ण परिवार, इस कृषि में कृषक का संपूर्ण परिवार काम पर लगा रहता है, काम पर लगा रहता है। यानी संपूर्ण परिवार है, उसके द्वारा ही कृषि का काम किया जाता है। मजदूरी पर कोई ध्यान की वगैरह को ले रहा है, तो सारा का सारा काम कौन कर रहा है? कृषक का परिवार ही कर रहा है। आगे इसमें लिखिए, अतः इस कृषि में कुल उत्पादन
या प्रति इकाई उत्पादन, इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम होता है। सीधी सी कहानी है कि इसमें प्रमुख फसल कौन सी होती है भाई? चावल होती है। नाम ही चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि है। प्रमुख फसल चावल हो गई। जनसंख्या घनत्व जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ ये खेती की जाती है। खेतों का आकार छोटा होता है और संपूर्ण जो परिवार है वही लगा रहता है काम में, मजदूरी वगैरह पर कार्य पर नहीं लेकर के आते हैं। प्रति इकाई, इसमें वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये ज़्यादा एग्जाम में यही आता है कि कौन सी जो कृषि है उसमें प्रति इकाई उत्पादन ज़्यादा होता है और प्रति कृषक उत्पादन है वो कम होता है। कारण क्या है कि खेत कैसे हैं? छोटे हैं और परिवार के 15-20 सदस्य एक खेत में लगे हुए। मान लीजिए 5 बीघा का कोई खेत है और उस परिवार में मान लीजिए 20 जने, तो 20 जने उस 5 बीघा में लगे हुए, तो प्रति इकाई उत्पादन देखा जाए तो वैसे ज़्यादा होता है। लेकिन उन 20 जनों में उसको बांटे, मान लीजिए 5 बीघा खेती में आपको चावल बो रहे हो और उस चावल को आपको 30 या कुंटल चावल हुए हैं, तो 30 कुंटल अगर 20 जनों में बांटेंगे तो वो थोड़े थोड़े मिलेंगे उनको। तो प्रति कृषक उत्पादन क्या होता है यहाँ पर? कम होता है, जबकि इकाई उत्पादन क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसमें एक चीज़ और लिख लीजिए, इस कृषि में, यहाँ से नीचे से लिख लीजिए, इस कृषि में गोबर खाद का ज़्यादा प्रयोग होता है भाई। गोबर खाद, हरी खाद का प्रयोग ज़्यादा होता है। गोबर खाद या हरी खाद का प्रयोग क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी संपूर्ण कृषक है उसका परिवार इसमें लगा रहता है। इतना नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं अपन। और दूसरी हेडिंग लगाओ, चावल रहित गहन जीविका कृषि। चावल रहित यानी इसमें प्रमुख फसल चावल नहीं है। चावल रहित गहन जीविका कृषि, 2 नंबर अपनी हेडिंग आ गई। चावल रहित गहन जीविका कृषि। चावल रहित गहन जीविका कृषि, इसमें लिखिए मानसून एशिया के क्षेत्रों में वर्षा मृदा तथा जलवायु आदि भौगोलिक कारकों के कारण धान की फसल उगाना संभव नहीं होता। धान की फसल उगाना संभव नहीं होता है। यानी मानसून एशिया, यानी एशिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मानसूनी बारिश वगैरह होती है और वर्षा है, मृदा है या जलवायु है, उसके कारण चावल की फसल उगाना कहीं कहीं संभव नहीं होता है। क्योंकि चावल की खेती के लिए
200 सेंटीमीटर यानी 150 सेंटीमीटर से प्लस बारिश या पानी की उसको आवश्यकता होती है, यानी एकदम कीचड़ में वो चावल बोया जाता है, ठीक है ना। तो भौगोलिक कारकों के कारण धान की फसल उगाना संभव नहीं होता है। आगे इसमें लिख लीजिए, भारत में पश्चिम क्षेत्र के अर्ध शुष्क प्रदेशों में बाजरा प्रमुख रूप से बोया जाता है। ये हमारे जो भारत का जो पश्चिम क्षेत्र है, यानी राजस्थान है, गुजरात का हिस्सा हो गया, तो वहाँ पर बाजरा प्रमुख रूप से बोते हैं, ठीक है। और आगे लिख लीजिए, उत्तरी भारत के मानसून वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं बोया जाता है। सीधी सी कहानी है कि यहाँ पर चावल नहीं बोया जाता है, बाकी और हर प्रकार की फसल वगैरह करते हैं, यानी जिन फसलों को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है वो फसलें नहीं करते हैं। बाकी जैसे चावल है, ये अपना बाजरा है, गेहूं है, ये प्रमुख रूप से अपन बोते हैं। कहाँ पर? भारत के पश्चिम क्षेत्रों में, और उत्तर भारत के जो मानसूनी वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी गेहूं की खेती की जाती है। तो यह है चावल रहित गहन जीविका कृषि। अब अपन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कृषि के बारे में बात करेंगे, रोपण कृषि की। हेडिंग लगाइए, रोपण कृषि। देखो, जो रोपण कृषि है उसकी शुरुआत कब हुई थी भाई? उसकी शुरुआत यूरोपवासियों ने औपनिवेशिक काल में की थी, रोपण कृषि की शुरुआत। तो औपनिवेशिक काल में रोपण कृषि की शुरुआत हुई है। उस टाइम पर चाय है, कॉफ़ी है, कोको, रबड़, गन्ना है, कपास, अनानास, इन सब की क्या लगाई गई थी? पौध लगाई गई थी, है ना। तो इसमें आगे लिखिए, इस कृषि की शुरुआत यूरोपीय औपनिवेशिक काल में हुई थी, यानी औपनिवेशिक काल में इसकी शुरुआत हुई थी। आगे लिखिए, यूरोपीय लोगों ने उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफ़ी, रबड़, कोको को कोकोआ भी बोलते हैं भाई, कोकोआ, चाय, कॉफ़ी, रबड़, कोको, गन्ना, कपास और अनानास, पाइनएप्पल, अनानास की पौधे लगाई। यानी यूरोपवासी जो आए थे उन्होंने उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफ़ी, गन्ना, कपास, रबड़, कोको, इन सब की क्या लगाई थी? पौध लगाई थी, ठीक है। आगे इसमें लिखिए, इस कृषि में अधिक पूंजी, ठीक है,
अधिक श्रम, अधिक पूंजी, अधिक श्रम व तकनीकी विधियों की आवश्यकता होती है। यानी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, श्रमिक भी उतने ही चाहिए, तकनीकी अलग अलग विधियाँ आनी चाहिए कि किस प्रकार उर्वरकों का छिड़काव करें, कैसे क्या करें, तो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तकनीकी विधियों की आवश्यकता होती है। आगे लिख लीजिए, इस कृषि में सस्ते श्रमिक मिल जाने के कारण बागान तथा बाजार आपस में जुड़े रहते हैं। बागान और बाजार है वो आपस में जुड़े रहते हैं। और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक लाइन लिख लीजिए जहाँ से क्वेश्चन आता है, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। फेजेंडा कहा जाता है। कॉफ़ी के जो बागान होते हैं ना ब्राज़ील में, उनको क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं। तो ये क्या है? ये हमारी रोपण कृषि है। जो यूरोपीय औपनिवेशिक काल में है वो अलग अलग पौधे लगाए गए थे, जैसे चाय के है, कॉफ़ी के हैं, कोको भी एक जैसे हमारा पपीता होता है ना, वैसे ही होता है, उसमें बीज वगैरह होते हैं मोटे मोटे, उनको सुखा करके चॉकलेट वगैरह बनाई जाती है या पेय पदार्थ बनता है कोको से। कोको है, गन्ना, कपास, अनानास है, इन सब की क्या लगाई थी? पौध लगाई गई थी। अधिक पूंजी, अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है ब्राज़ील वाला। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहते हैं? फेजेंडा कहा जाता है। ठीक है। और जो फ्रांस वासी थे उन्होंने अलग अलग पौधे लगाए गए थे। और हमारे भारत और श्रीलंका में भी यूरोपीय वासियों ने भी क्या लगाई थी? चाय की पौध लगाई थी, है ना। तो ये क्या है? रोपण कृषि है। और सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं भाई इसमें। देखो सीधी सी बागान और बाजार आपस में क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? रोपण कृषि है। और आज इतना ही रखेंगे। यानी अपन ने एक तो गहन जीविका निर्वाह कृषि पढ़ी है, चावल और चावल रहित पढ़ी है, और एक रोपण कृषि पढ़ी है। दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अब आपको क्या करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप कहोगे सर हमने तो कर दिया, रोज़ कहते हो आप, तो इसको आगे से आगे आप क्या करो? शेयर करो। शेयर करोगे तो हर बच्चे के पास भी वीडियो पहुंचेगा, और वीडियो पहुंचेगा तो वो भी अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर पाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आज के लिए इतना ही रखेंगे अपन। जय हिंद, जय भारत।